हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग ईरोडोव स्कूल ऑफ फिजिक्स। इस लेक्चर वीडियो में मैं ईरोडोव का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। इसमें शुरू के जो एक दो क्वेश्चन है आपको आसान मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर बीतेगा क्वेश्चन लाजवाब होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में 118 में ऑथर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट वीडियोज आप देखने के लिए मेरा पेड चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 118 में क्या करना चाह रहे हैं ऑथर। अ पार्टिकल हैज शिफ्टेड अलोंग सम ट्रेजेक्ट्री इन द प्लेन एक्स वाई फ्रॉम पॉइंट 1 हुज रेडियस वेक्टर i + 2j। इनिशियल पोजीशन का जो रेडियस वेक्टर है वो दिया हुआ है i + 2j। ठीक है, 2.2 विथ द रेडियस वेक्टर 2i - 3j। और सेकेंड जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2i - 3j। सेकेंड पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है? 2i - 3j दिया हुआ है। ड्यूरिंग दैट टाइम द पार्टिकल एक्सपीरियंस द एक्शन ऑफ सर्टेन फोर्सेज, वन ऑफ विच बीइंग f का वैल्यू जो फोर्स लग रहा है 3i + 4j दे रहा है। फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय द फोर्स f। ठीक है, तो फोर्स का जो वैल्यू है f कितना दिया हुआ है? 3i + 4j और वर्क कैलकुलेट करना है। ओके, तो जो मैकेनिकल वर्क जो होता है वो कितने के बराबर होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। और आप डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हो? डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करके। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल क्या दिया हुआ? R2 वेक्टर दिया हुआ है माइनस R1 वेक्टर करेंगे, है ना। तो इसको यदि कैलकुलेट कर दिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा? ठीक है, देखिए 2i - 3j - i - 2j एंड दैट इज इक्वल्स टू i - 5j। ये आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल गया और फोर्स दिया हुआ है 3i + 4j, तो वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। तो वर्क जो आएगा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का कर दीजिए, तो 3i + 4j डॉट प्रोडक्ट किसका हो जाएगा? i - 5j का, ऐसा कुछ आएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 3 - 20, है ना। तो ये -17 जूल, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 118 का आंसर जो है इसका -17 जूल आएगा। ओके, सही है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन में 119 में ऑथर क्या कहना चाहते हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, देखिए क्वेश्चन 119, अ लोकोमोटिव of mass m start moving so that its velocity varies according to the law a। v का वैल्यू दिया हुआ है a√x। एक लोकोमोटिव है जो इस वेलोसिटी से घूम रहा है, चल रहा है, जो कि वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट के डिपेंडेंट है। ठीक है, वेयर a इज अ कांस्टेंट एंड s इज द डिस्टेंस कवर्ड। फाइंड द टोटल वर्क परफॉर्म्ड बाय ऑल द फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन द लोकोमोटिव ड्यूरिंग द फर्स्ट t सेकेंड आफ्टर द बिगनिंग ऑफ मोशन। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्क डन कैलकुलेट करना है। फाइंड द टोटल वर्क डन परफॉर्म्ड बाय द ऑल फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन द लोकोमोटिव ड्यूरिंग द फर्स्ट t सेकेंड, मतलब t के डिपेंडेंट जो वर्क का इक्वेशन बनेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ओके, मतलब वर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक तरीके से कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है आपको। ठीक है, और जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो कैसे है? a√s है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपको कैलकुलेट करना होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी को क्या लिख देते हैं? ds/dt कर देते हैं। वेलोसिटी है ही तो इसको क्या कर देंगे? ds/dt एंड दैट इज इक्वल टू a√s। तो ds/√s इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a/dt। यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये 0 to s, ये 0 to t। ओके, अब 1/√s का इंटीग्रेशन यहाँ पे चाहिए आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ s⁻⁻1/2 ds 0 to s
और यहाँ पे आ गया ए टी। तो एच टू दी पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एच टू दी पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन चाहिए आपको, तो ये कितना हो जाएगा 2√s, ठीक है, 0 to s ए टी। तो 2√s का वैल्यू आ जाएगा ए टी, तो √s का वैल्यू आ जाएगा ए टी बाई 2, s का वैल्यू आ जाएगा a² ta²/4। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, ठीक है। अच्छा, वर्क डन, जो नेट वर्क डन जो होता है, टोटल नेट वर्क डन जो होगा, जितने भी फोर्स इस पे लग रहे होंगे, जो नेट वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज फाइंड आउट बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। And when displacement is 0, then you can say that when displacement is 0, then you can say that velocity is 0, and it means kinetic energy, initial kinetic energy of the system is also 0, ठीक है। So you can say that work done is equals to half mv² because initial velocity u is 0. So this is the final work done by the net force, okay। तो ये work done निकल जाएगा हाफ mv², और v का इक्वेशन क्या दे रखे थे, ये a√s, तो ये क्या हो जाएगा a²s। और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर रखा है, तो वर्क डन जो यहाँ पे आएगा वो कितने के बराबर आएगा, हाफ ma², और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे पुट कर दीजिए a² ta²/4 एंड दैट इज इक्वल टू ma⁴ ta²/8, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, ओके। इरोडोव के क्वेश्चन नंबर 120 में देखते हैं ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल moving along a circle of radius capital R depends on the distance covered s as t इक्वल टू दिया हुआ as²। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी को रशियन ऑथर t से डिनोट करते हैं, हम लोग ke लिखते हैं, ठीक है, हम लोग ke लेके चलेंगे। वेयर a इज अ कांस्टेंट, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ s। फोर्स कितना लग रहा होगा, तो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R, ठीक है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू as² दे रखे हैं, ठीक है, वेयर a इज अ कांस्टेंट। और आपको कैलकुलेट क्या करना है इसमें, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या एस कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसको डिस्टेंस कह सकते हैं। आप समझिएगा इस चीज़ को। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उस पर 3 तरह का फोर्स लगता है, ठीक है। उसमें से एक फोर्स बैलेंस रहता है, जो कि एक्सियल फोर्स होता है, वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है, और 2 फोर्स लगता रहता है। जनरली 2 फोर्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन उस पर 3 फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। सर्कुलर पाथ को मेंटेन करने के लिए 3 फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। एक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये तो लगेगा ही लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक होता है टेंजेंशियल फोर्स, ओके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स, यदि एक्सियल फोर्स बैलेंस रहता है तभी आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। यदि एक्सियल फोर्स बैलेंस नहीं रहेगा, जैसे आप समझिएगा इस बात को, ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो नॉर्मल और mg, ये क्या है, एक्सिस के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, ये बैलेंस रहना चाहिए तब ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो ये फोर्स बैलेंस है, इसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेट फोर्स अलॉन्ग द एक्सिस 0 है। अब बात आती है सेंट्रीपिटल फोर्स की और एक्सियल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिखते हैं आप, mv²/r लिखते हैं, ठीक है। और टेंजेंशियल फोर्स को क्या लिखते हैं आप, m/dv/dt लिखते हैं, ठीक है। और नेट फोर्स जो लगता है, नेट फोर्स को क्या लिखते हैं, √अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर
प्लस टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर, यही करते हैं ना, कैलकुलेट हो जाएगा, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है के लिखते हैं हम लोग, इसमें टी लिखा है लेकिन हम लोग के लेकर के चलते हैं, क्योंकि इंडियन जितने भी इंडियन पब्लिशर्स की बुक है वो सब के लिखते हैं, ठीक है। और हम लोग बहुत फैमिलियर हैं काइनेटिक एनर्जी को के लिखने में, पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू लिखने में, ठीक है, एक्सेलरेशन को ए लिखने में, एक्सेलरेशन को इसमें डब्ल्यू लिखा जाता है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग के लेकर के ही चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है ए एस स्क्वायर्ड, ये दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी ए स्क्वायर्ड होता है, जो कि दिया हुआ है ए एस स्क्वायर्ड। मतलब एम बी ए स्क्वायर्ड का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 2 AS स्क्वायर्ड के बराबर। दोनों तरफ रेडियस से यदि डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स निकल गया, अच्छी बात है। अब बात करते हैं टेंजेंशियल फोर्स की। तो टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स होगा, अभी मैंने बताया m इंटू डी वी बाई डी टी। तो ऐसा करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ओके। इस तरफ के इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस तरफ का भी इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। देखिए क्या करते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2v डी वी बाई डी टी, ये हो गया। और इस तरफ क्या होगा, ए एस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2s डी एस बाई डी टी, ये आ जाएगा। डी एस बाई डी टी को v से कट कर सकते हैं, 2 को 2 से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो m इंटू डी वी बाई डी टी का जो इक्वेशन है ये कितने के बराबर आ गया, 2as के बराबर, 2as के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब आप नेट फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट फोर्स इक्वल टू जो होता है टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंजेंशियल फोर्स कितने के बराबर आ गया है, 2as के बराबर आ गया है। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितने के बराबर आ जाएगा, 4a स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स कितने के बराबर आ गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये आ गया था, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर एस टू दी पावर 4 बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये नेट फोर्स आ जाएगा। तो नेट फोर्स यही कैलकुलेट भी करना था ना आपको, नेट फोर्स। इसमें से क्या कर सकते हैं आप, 2as को कॉमन कर सकते हैं, कर लीजिए 2as को कॉमन, ठीक है। रूट के बाहर 2as कॉमन आ गया, 4a स्क्वायर एस स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन होगा, ठीक है। तो ये क्या बच गया, 1 प्लस एस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। समझ सकते हैं, बहुत आसान है। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको और नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में 121 देखते हैं, क्वेश्चन में 121 में ऑथर क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन में 121, देखिएगा, a body of mass m was slowly hauled up the hill by a force F which at each point was directly along a tangent to the trajectory. Find the work performed by this force if the height of the hill is h and length of its base is small l and the coefficient of friction is k। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकता है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए एक तरीके से एक हिल है, ठीक है, जिसका ये h हाइट दे रखे हैं और ये जो बेस का जो लेंथ है वो l दे रखे हैं, ठीक है। इस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m दे रखे हैं, इस पे फोर्स F लगाया जा रहा है, ठीक है, और इस पर इसको स्लोली मूव कराया जा रहा है। मतलब इस फोर्स का जो वैल्यू है वो वैरी करेगा और वो बराबर होगा फ्रिक्शन फोर्स के, तभी तो वो स्लोली मूव करेगा। यदि फ्रिक्शन फोर्स जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यदि ये फोर्स उससे ज़्यादा हो जाएगा तब तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा ना, तो ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे छोटा सा आप ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए ये एंगल थीटा है कुछ देर के लिए। तो यहाँ पे इधर जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, के
एम जी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, के एम जी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, प्लस एक और फोर्स लगेगा ग्रेविटी का फोर्स। ग्रेविटी का फोर्स भी इस तरफ लगता रहेगा, तो ग्रेविटी का फोर्स कितने के बराबर लगेगा, एम जी साइन थीटा के बराबर। ओके, ये कितने के बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के बराबर। ओके, तो एम जी साइन थीटा के बराबर फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में, के एम जी कॉस थीटा के बराबर ये फोर्स लग गया। इस एफ का जो वैल्यू हो गया, जब ये स्लोली मूव कर रहा है तो के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा ये दोनों मिल के फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ये हो जाएगा फोर्स का वैल्यू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है बॉडी ऑफ मास एम स्लोली हॉल्ड अप द हिल बाय अ फोर्स एफ विच इज at each point was directed along the tangent of the trajectory. Find the work performed by this force. ठीक है, इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क होगा यही कैलकुलेट करना है। If the height of the hill is h, the length of its base is small l. देखिए, तो वर्क डन जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट को ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इस ऑब्जेक्ट को जो यहाँ से यहाँ तक ले जाया गया है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसको ट्रेवल कराया गया है, फोर्स का ये वैल्यू है। तो वर्क जो होगा डी डब्ल्यू ये कितने के बराबर हो जाएगा, एफ डी एस के बराबर। ठीक है, पुट कर दीजिए, तो डी डब्ल्यू का जो वैल्यू होगा ये कितने के बराबर हो जाएगा, के एम जी कॉस थीटा, के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इंटू डी एस हो जाएगा ना। ठीक है, देखिए ये फोर्स इस फोर्स इतने के बराबर है, मतलब और इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, फोर्स भी ऊपर लग रहा है, इसका मैं वर्क को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी डब्ल्यू आएगा इसको और सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से एम जी को कॉमन कर सकते हैं आप, एम जी कॉमन आ गया, के कॉस थीटा इंटू डी एस प्लस साइन थीटा इंटू डी एस। तो डी एस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, डी एस कॉस थीटा, ये छोटा सा ट्रायंगल हमने कंसीडर किया था, ये डी एस था, ये डी एक्स है, ये डी वाई कंसिडर करते हैं, ये थीटा है। तो डी एस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स, तो ये आ जाएगा के डी एक्स। और साइन थीटा, डी एस साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, डी वाई, डी एस साइन थीटा को आप लिख सकते हो डी वाई। ये डी डब्ल्यू होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन। एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 to l, और y का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 to h। तो ये 0 to l 0 to h। तो वर्क डन जो होगा इस फोर्स के द्वारा निकल गया, एंड दैट वर्क डन इज गिवन बाय एम जी इंटू के एल प्लस एच। ठीक है, एम जी इंटू के एल प्लस एच, दिस इज द वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स। ठीक है, चूँकि ये स्लोली मूव कर रहा था ना, इसलिए फोर्स का वैल्यू के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा के बराबर हो पाया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 सॉल्व करते हैं। देखिएगा, a disk of mass 50 gram slides with the zero initial velocity down an inclined plane set an angle alpha का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री to the horizontal, having traversed the distance L का वैल्यू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर along the horizontal plane, the disk stops. Find the work performed by the friction force over the whole distance, assuming the friction coefficient is equals to 0.15, k का वैल्यू दे रखे हैं फॉर बोथ इंक्लाइंड एंड हॉरिजेंटल प्लेन। मतलब फ्रिक्शन कॉफिशिएंट यूनिफॉर्म है, इंक्लाइंड प्लेन के लिए भी यूनिफॉर्म है और हॉरिजेंटल प्लेन के लिए भी यूनिफॉर्म है। देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर क्या कहना चाहते हैं, कुछ इस तरह का है, ये एंगल दे रखे हैं 30 डिग्री है ना, ये अल्फ़ा है, इसका वैल्यू 30 डिग्री दे रखे हैं, हम लोग अल्फ़ा ही लेकर के चलते हैं, बाद में इसका वैल्यू पुट कर दिया जाएगा।
ठीक है, ये लेंथ को L दिया जा रहा है, ओके, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट को K दिया जा रहा है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट को K लेकर के चलते हैं, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है इसको M लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, समझिएगा। इस तरफ लगेगा mg साइन थीटा, ठीक है, इस तरफ mg साइन थीटा लगेगा, और चूंकि ये इस तरफ मूव करेगा, जब आप इसको रिलीज करोगे तो ये डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा, इस कारण से फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में लगेगा, एंड दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू kmg cos थीटा, ठीक है। mg साइन थीटा इधर, kmg cos थीटा इस तरफ, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो लेंथ है, इसको हम लोग s मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं? s। तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क होगा, नेट वर्क डन जो होगा, वो kmg cos थीटा के कारण निगेटिव होगा, mg साइन थीटा के कारण पॉजिटिव होगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक फ्रिक्शन लगेगा और इस फ्रिक्शन का वैल्यू kmg के बराबर होगा, और ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा और कहीं पे जाके ये रुक जाएगा, ठीक है, कहीं पे जाके ये क्या होगा, रुक जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं अपने लेक्चर वीडियो में बताता हूँ कि देखिए, वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो दो तरीके से बनता है, एक वर्क एनर्जी थ्योरम से, एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, ठीक है। लेकिन कौन सा मेथड सबसे अच्छा है, किस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा है, ये मैं अपने लेक्चर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। और लेक्चर कॉन्सेप्ट, लेक्चर वीडियो आप देखने के लिए मेरा पेड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिएगा, तो इस केस में जो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा, और अपोजिट टू द प्लेन जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू kmg cos थीटा, और हॉरिजेंटल ग्राउंड पर जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन जो फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज इक्वल्स टू kmg, ओके। अब इस पॉइंट को समझिए कि जब ये ट्रेवल करेगा तो mg साइन थीटा अलोंग द डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, और kmg cos थीटा अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन होगा ये निगेटिव होगा, और mg साइन थीटा के कारण जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अब इक्वेशन लगाइए, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। तो वर्क डन इक्वल्स टू 0, नेट वर्क डन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है mg साइन थीटा के कारण जो वर्क डन हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा, mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। kmg cos थीटा के कारण जो वर्क डन हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा, माइनस kmg cos थीटा इंटू s, और इस kmg के कारण जो वर्क डन हो रहा होगा वो कितने के बराबर हो रहा होगा, kmg l दैट इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो यहाँ से s का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो s का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, ठीक है, s का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, देख लीजिएगा, mg कट जाएगा हर जगह से, ठीक है, और ये आ जाएगा kl बाई kmgl को इस तरफ ले जा सकते हैं आप, और यहाँ से s को कॉमन कर सकते हैं, mg को कट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा kl बाई साइन थीटा माइनस k cos थीटा, ये आ गया s का वैल्यू, s का वैल्यू ये आ गया यहाँ से। जब आपको s का वैल्यू मिल चुका है तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना बहुत ही आसान है, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि निगेटिव होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो वर्क डन निकाल लेते हैं फ्रिक्शन के द्वारा, कितने के बराबर हो जाएगा। अलोंग सबसे पहले जब वो इंक्लाइंड प्लेन पर था तो कितना फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन हो रहा था, kmg cos थीटा इंटू s, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा कितने के बराबर, फिर kmg इंटू l, ये हो रहा था, और ये जो पूरा का पूरा वर्क डन था निगेटिव था, ठीक है। तो इस वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, निगेटिव। अब यहाँ से kmg को आप कॉमन कर लीजिए, kmg कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा s cos थीटा, s के जगह पे kl, तो यहाँ पे आ जाएगा kl cos थीटा
बाई साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ये आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एस के जगह पे हम लोगों ने ये पुट कर दिया है और के एम जी को कॉमन कर लिया है, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। अब आगे देखिए, फिर प्लस कितने के बराबर है यहाँ पे, चूँकि के एम जी को आपने कॉमन कर लिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ एल बचेगा, है ना, एल बचेगा। अब यहाँ से एल भी कॉमन आ सकता है, तो के एल एम जी कॉमन आ गया। अब ये कितना हो गया, के कॉस थीटा, के कॉस थीटा बाई है क्या, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, बाई क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ये बचेगा, है ना। तो के कॉस थीटा कट गया और वर्क डन का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, देखिए, तो वर्क डन का वैल्यू आ गया के एल एम जी साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा के बराबर। तो वर्क डन को थोड़ा और आप सॉल्व कर सकते हो और वर्क डन को लिख सकते हो आप, जो फाइनल रिजल्ट है मैं यहाँ लिख देता हूँ। वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, के एम जी एल बाई साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए तो 1 माइनस के कॉट थीटा। जब आप के एम जी एल का वैल्यू पुट करोगे तो ये माइनस 0.05 के आसपास आएगा, ये निगेटिव वर्क डन है, माइनस में हर जगह, है ना, माइनस 0.05 के आसपास, 0.5 जूल के आसपास आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को डिस्कशन करूँगा। थैंक यू।